हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरी सक्सेना और मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हूँ। और रिसेंटली मैंने एमपी सिविल जज एग्ज़ामिनेशन 10th रैंक के साथ क्लियर किया है। और आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रैटेजी, मेरी जर्नी कैसी रही इस प्रेपरेशन में और क्या बुक्स मैंने रेफ़र किए, क्या सोर्सेज थे मेरे, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने अपना BA LLB ऑनर्स 2019 में दामोदरम संजीवन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से कंप्लीट किया। फिर 2020 में मैंने अपना LLM नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। मैंने हेल्प ली राहुल से IAS टीम की और फिर मैंने अपनी फुल टाइम प्रेपरेशन जुडिशरी की स्टार्ट करी 2020 जुलाई से। तो बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एग्ज़ाम्स के बारे में बताना चाहूँगी कि जो MP सिविल जज एग्ज़ामिनेशन है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, सेकंड मींस एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू। सो प्रिलिमिनरी 150 मार्क्स का होता है जिसमें 110 मार्क्स जो हैं आपके लॉ के होते हैं और 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज आता है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर और 10 मार्क्स का इंग्लिश। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे आपके लॉ के सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, आप उनको सॉल्व करें। और उसके लिए आप कोई भी एक बेसिक बुक उठा सकते हैं, चाहे तो आप जैसे मैंने जो रेफ़र करी थी वो सिंगल्स की थी, उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो अगर जैसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे CRPC है या IPC है तो उसको आप पूरा ना कंप्लीट करके मतलब पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, से फॉर इंस्टेंस जनरल एक्सेप्शंस ले लिए, फिर उसके बाद आपने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, या तो फिर आप कोई दूसरी मतलब आप सब्जेक्ट करें, टॉपिक पढ़ें और आप MCQ भी सॉल्व करते जाएं। तो इन होल आपका वो पूरा सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा। बिकॉज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरी चीज़ GK के लिए MP में जो GK होती है वो जनरल अवेयरनेस जैसे कि जो करंट में चल रहा होता है और MP स्पेसिफिक GK भी पूछी जाती है। तो MP स्पेसिफिक GK के लिए मैंने एक अरिहंत की बुक है नो योर स्टेट MP करके, वो मैंने रेफ़र करी थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और जैसे आप MP GK के लिए मेजर पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया मेजर रिवर्स, मेजर डैम्स, मेजर क्रॉप्स क्या हैं MP के, और फेमस पर्सनैलिटीज़ जो MP से रही हैं, ये सब आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है, पहले तो आप प्रीवियस ईयर देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक बुक भी आती है ल्यूसेंट की कंप्यूटर, उससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इंग्लिश बहुत बेसिक आती है तो उसके लिए आप या तो रैनन मार्टिन की बुक ले सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ठीक रहेगा। फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो मेंस बेसिकली मेंस में 4 पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स ईच के, और उसमें बेसिकली ये होता है कि हर एक पेपर 2 लॉ के पेपर होते हैं, एक आपका होता है लैंग्वेज और ट्रांसलेशन का, और जो 4th पेपर होता है वो होता है जजमेंट राइटिंग। तो बेसिकली लॉ के लिए जैसे आपने प्री में पढ़ाई करी थी वो तो बेयर एक्ट रीडिंग लगती ही लगती है। बेयर एक्ट से आप काफ़ी थरो होने चाहिए बिकॉज बेयर एक्ट आपके पास मतलब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। बिकॉज आपकी अगर बेयर एक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है तो फिर आपके लिए पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका प्री क्लियर होता है आप अपने नोट्स बनाना चालू कर दें। तो बेसिकली मुझे मेरी कोचिंग से काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि वहाँ पे जो नोट्स थे उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और जो सब्जेक्ट्स मेरे कवर नहीं हो पाए थे उनके लिए मैंने बुक रेफ़र करी जहाँ पे मुझे जिन टॉपिक्स के लिए मुझे लगा, जैसे कि CPC वगैरह के लिए मैंने CK टकवानी फॉलो करी उन टॉपिक्स को लेकर जहाँ पे मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप मटेरियल चाहिए होता है, कंटेंट चाहिए होता है उसमें लिखने के लिए। और सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, किस टाइप का लिखें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो सब कर रहे हैं वो ना करें, आपका एक आंसर राइटिंग का खुद का एक यूनिक पैटर्न होना चाहिए। बिकॉज सब अगर एक टाइप का लिखेंगे तो देयर विल बी नथिंग न्यू फॉर द एग्जामिनर। तो आप एक अपना खुद का यूनिक पैटर्न फॉलो करिए। जैसे जो मैं करती थी, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उसको डायरेक्ट ना स्टार्ट करते हुए पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दें,
उसमें आप ये बताएं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस आप उसमें डाल दें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वो आपको बाकियों से थोड़ा सा अलग बनाएगा और आपके एक आंसर का फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, फिर आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें जाएं, फिर आप एक छोटा सा कंक्लूड उसको ज़रूर करें, उसको ऐसे मिडिल में ना छोड़ें, तो वो एक अच्छा फ्लो बनता है और वो अच्छा भी लगता है। और जो जैसे कि आप पैरावाइज लिखना मैं सजेस्ट करूँगी, पैरावाइज लिखना ठीक रहता है, बट अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन है या अगर दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा है तो आप उसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। तो लॉ के पेपर्स इस तरीके से तैयार हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। मतलब जब आपका एग्ज़ामिनेशन रहेगा, मेंस एग्ज़ामिनेशन, तो आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का या रिवाइज़ करने का एक दिन पहले पेपर से, तो उस दिन आपको वो शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आएंगे। तो इसलिए हमेशा शॉर्ट नोट्स वाली स्ट्रैटेजी अच्छी रहती है, मतलब मुझे वो काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि रीसेंट केस लॉज डाल सकते हैं अपने आंसर्स में। उसके लिए आप लाइव लॉ फॉलो कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे रीसेंट केसेस तुरंत आ जाते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो केस लॉ हैं उनको पाइल अप ना करते हुए आप मीन्स डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो उनकी वीकली रिपोर्ट आती है केस लॉस की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मुझे भी वो काफ़ी हेल्प मिली। तो आप एक सेपरेट कॉपी बना के केस लॉ कर सकते हैं और उसको जहाँ पे आंसर मिले उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो सेकेंड पेपर होता है वो आपका लैंग्वेज और ट्रांसलेशन का होता है। और ट्रांसलेशन के लिए जो मैंने रेफ़र किया था जस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के बाद, आप उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बुक ले ली थी, मनमोहन जोशी की ट्रांसलेशन एंड समराइजेशन की बुक आती है, वो बुक काफ़ी उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और इसमें एक चीज़ आप और कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे जैसे आप लीगल जो आपकी टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं उसको आप एक सेपरेट कॉपी में लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग ये है, तो वो आपको ना लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर वो वर्ड आपको दोबारा आता है सेंटेंस में तो फिर आप इजीली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, आपको बार बार रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने वो लिख लिया है, तो आपको वो याद करने में भी आसानी होगी। और जो समराइजेशन होता है उसको आप कोशिश करिए कि डिपेंडिंग ऑन द लेंथ कि किस लेंथ का दिया है, आप एक पैरा या दो पैरा में उसको सम अप कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस टाइप के आते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको कोई बुक रेफ़र करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा। फिर जो सेकंड पेपर होता है उसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक है लीगल ऐसे, दूसरा होता है सोशल ऐसे। एक 20 मार्क्स का आता है और एक 30 मार्क्स का आता है। तो सोशल ऐसे जैसे कि जो करंट सिचुएशन कंट्री में चल रही है या इंटरनेशनली चल रही है, जैसे कोविड था तो कोविड के इफ़ेक्ट्स क्या हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इस टाइप का कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। या फिर कोई लीगल सिचुएशन भी कंट्री में चल रही है तो वो उस टॉपिक पे भी ऐसे आ सकते हैं। तो इसके लिए एक अरिहंत की बुक आती है 151 एसेस की, उसमें आपको रिसेंट सारा मिल जाता है जो भी टॉपिक्स रहते हैं। दूसरा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी रेफ़र कर सकते हैं, जैसे दृष्टि IAS के PDFs होते हैं, उसमें काफ़ी आपको रीसेंट टॉपिक्स के बारे में कंटेंट मिल जाता है। या आप न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हैं चीज़ें, तो उस तरीके से आपके एसेस प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरा, ऐसे राइटिंग आप कोशिश करिए पैरा में ही लिखें। और अगर आप जैसे कोई बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स हैं या बहुत कॉमन टॉपिक्स जो होते हैं, उनमें आप कोटेशन से अगर स्टार्ट करें तो वो भी एक अच्छा इफ़ेक्ट देता है आपके आंसर को। तो आप कोटेशंस भी एक दो पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि कॉमन टॉपिक्स में आप लिख सके। तो इस तरीके से आप सेकेंड पेपर की प्रेपरेशन कर सकते हैं। फिर जो फोर्थ पेपर इसमें होता है जो जजमेंट राइटिंग का होता है, और ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है। लॉ तो हम पढ़ते ही हैं, बट ये जो जजमेंट राइटिंग होता है इसमें हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इट इज़ अ डिफरेंट पेपर ऑल टुगेदर। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेली बेसिस पे तो आप ना तो उसको टाइम पे फिनिश कर पाएंगे, और दूसरा आपका जो लैंग्वेज आप उसमें लिखेंगे आपकी उसमें कमांड नहीं बनेगी। बिकॉज लैंग्वेज के जजमेंट राइटिंग के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो जजमेंट्स आप लिखते हैं, उसमें आपको एक सिविल जजमेंट आएगा, एक क्रिमिनल जजमेंट आएगा, एक चार्ज फ्रेमिंग आएगी और एक इशू फ्रेमिंग आएगा। तो जो जजमेंट राइटिंग में जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, आप उसको बहुत इनफॉर्मल तरीके से नहीं लिख सकते बिकॉज और आपको एकदम एग्जैक्ट जैसे कोर्ट्स में जजमेंट होते हैं वैसा भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज़ यू आर अ कैंडिडेट
फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशन, तो उस तरीके से आपको वो लिखना है। इसके लिए मैंने एक बुक रेफ़र करी थी और उस बुक को पूरा फॉलो करा, जो कि रॉबिनजीत सिंह एंड अर्जिंदर कौर की बुक है। वो बहुत ही अच्छी बुक है और उसमें प्रीवियस ईयर दिए हैं। तो पहले आप एमपी में देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस जजमेंट राइटिंग में आ रहे हैं, और जो मैं इसमें स्ट्रेटजी फॉलो करती थी और जो मुझे बहुत हेल्प किया अच्छा स्कोर करने में भी जजमेंट राइटिंग पेपर में, कि मैं एक दिन सिविल जजमेंट लिखती थी, फिर नेक्स्ट डे क्रिमिनल जजमेंट लिखती थी। तो इनिशियली कुछ डेज़ में आपको टाइम की प्रॉब्लम आएगी, विद इन 1 आवर आपकी जजमेंट्स नहीं होंगे, बिकॉज आपको उस लैंग्वेज पे होल्ड नहीं होगा। बट जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो आपको अपने आप वो लैंग्वेज समझ में आती जाएगी। बिकॉज चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, इनकी एक लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज, और आप कोशिश करें कि उसी तरीके से आप लिखें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो ये हो गया आपका मेंस की पूरी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद आता है इंटरव्यू। सो बेसिकली इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आपने बहुत अच्छा मेंस में स्कोर किया बट अगर आपको क्वालिफाई नहीं कर पाए आप इंटरव्यू 20 मार्क्स का, तो फिर वो आपके लिए कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। तो इंटरव्यू की भी प्रेपरेशन अपनी ही अलग तरीके से होती है। तो जब आपका मेंस निकले तभी से आप जो जो रीसेंट चीज़ें चल रही हैं जनरल नॉलेज में या जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, उस पर आपका ओपिनियन मांगा जा सकता है। तो इंटरव्यू में बेसिकली पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, लीगल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या ओपिनियन बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू में जब मैं गई थी, तो उसमें उन्होंने मेरा बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस नहीं थे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, मैं कहाँ से हूँ वो मुझसे पूछा, फिर काफ़ी सारे लीगल क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि, और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि मैंने LLM किया है तो उससे भी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और रिसेंटली जैसे कि जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था उसके बारे में पूछा था, मतलब दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस, मेरा जैसे ह्यूमन राइट्स बैकग्राउंड था LLM में, तो उससे मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। फिर उसके बाद लीगल क्वेश्चंस मुझसे ज़्यादा पूछे गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुझसे काफ़ी पूछा गया। वो आपको कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि अब आप इसमें क्या करेंगे, आपके कोर्ट में अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, सो हाउ यू विल हैंडल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप मॉक इंटरव्यूज़ उसके लिए दे सकते हैं और पहले से प्रेपरेशन भी टॉपिक्स पे कर सकते हैं। बट इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपसे कुछ भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से पूछा जा सकता है, वो कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है। तो लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मुझे बहुत हेल्प करा मेरे प्रेपरेशन में, आप कंसिस्टेंसी रखिए और आप पेशेंस ज़रूर रखें, बिकॉज़ ये पूरे प्रोसेस में आपकी जर्नी में आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा। दूसरी चीज़, आप रोज़ पढ़ें। ये एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपने हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ लिया, 4-5 घंटे पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा। मतलब हो भी सकता है, बट जो चीज़ बहुत हेल्प करेगी वो करेगी आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। आप डेली पढ़िए। अगर आपको डेली बेसिस पे लॉ आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जीके पढ़ लीजिए। मतलब आप कनेक्टेड रहिए, वो आपको कनेक्टेड रहने में भी हेल्प करेगा, प्लस आपकी कंसिस्टेंसी भी हेल्प करेगी। बिकॉज आप बेयर एक्ट जो पढ़ते हैं, आप ऐसे सब्जेक्ट वाइज चलाइए उसको, जो कि मैं करती थी। जैसे कि अगर 12 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं एमपी एग्जामिनेशन में, तो मैं स्टार्ट करती थी एक सीक्वेंस में। जब वो 12 हो जाते थे फिर मैं उसको वापस से सीक्वेंस में स्टार्ट करती थी, सो दैट आप कनेक्टेड भी रहेंगे, आपकी लिंक भी नहीं टूटेगी और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी और मैं डेली नॉलेज ट्रैक को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।